हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनाली बोरा, योर टीचर, योर फ्रेंड। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे बोला कि आप लॉ एंड ऑडिट के रिवीजन लेक्चर्स अपलोड करो, तो मैं कुछ टॉपिक अपने हिसाब से जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगते हैं वो लॉ के भी ऑडिट के भी आपके लिए अपलोड करूँगी। इसके अलावा अगर आपको कोई और टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। इसके अलावा आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम ऑफिशियल अकाउंट पे भी फॉलो कर सकते हो, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की है। वहाँ पर भी आप अपनी क्वेरीज मुझसे पूछ सकते हो। फ्रेंड्स, मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को रिप्लाई कर पाऊँ, तो श्योरली आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। तो आज से जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है लॉ का एक टॉपिक जिसका नाम है अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टर। आज हम इसके बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड इसके बाद के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन मुझे लगते हैं इस चैप्टर से वो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। इसके अलावा आपको कोई इसका सेक्शन स्पेसिफिक चाहिए तो आप वो भी मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टर। तो बहुत ही बेसिक जो इसका सेक्शन है, सबसे पहला सेक्शन जो इसका है सेक्शन 149 सब सेक्शन 1, जो बताता है कि नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब किसी भी कंपनी के अंदर कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स मिनिमम होने चाहिए वो उस सेक्शन में बताया गया है। अब जैसे कि आपको यहाँ पर ये डायग्राम दिख रहा है फ्रेंड्स, मेरे जो भी नोट्स है जिससे भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की है। तो वहाँ पर ज्वाइन करके आप ये जो नोट्स है वो डाउनलोड कर सकते हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 149 सब सेक्शन 1। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एवरी कंपनी शैल हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंसिस्टिंग इंडिविजुअल एज डायरेक्टर। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे बोला गया है एवरी कंपनी, चाहे वो पब्लिक है चाहे वो प्राइवेट है, एवरी कंपनी शैल हैव द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंसिस्टिंग द इंडिविजुअल एज अ डायरेक्टर। मतलब यहाँ पर जो डायरेक्टर है वो इंडिविजुअल होना चाहिए, कोई कंपनी, फर्म या एओपी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे कितने मिनिमम डायरेक्टर होने चाहिए और कितने मैक्सिमम डायरेक्टर होने चाहिए, इन दोनों की लिमिट्स प्रोवाइड की गई है। जैसा कि आपको इस चार्ट में दिख रहा होगा, यहाँ पर मिनिमम डायरेक्टर पब्लिक कंपनी के केस में 3 होने रिक्वायर्ड है, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स और 1 पर्सन कंपनी अगर है तो उसमें 1 डायरेक्टर मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर ये मिनिमम रिक्वायरमेंट को हमने रीड किया। अब मैक्सिमम कितने डायरेक्टर हो सकते हैं, तो अगर यहाँ पर लिखा हुआ है मैक्सिमम किसी भी कंपनी के अंदर 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन ये जो लिमिट है 15 की, ये कंपनी इंक्रीज कर सकती है बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। ठीक है। तो एसआर पास करके ये 15 की लिमिट है वो यहाँ पर इंक्रीज हो सकती है। लेकिन आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर कंपनी की जो एओए है उसमें लिखा हुआ है कि उस कंपनी में 10 डायरेक्टर ही मैक्सिमम हो सकते हैं, तो उस केस के अंदर पहले, अब हमें अगर 10 से ज़्यादा अपॉइंट करना है तो पहले हमें एओए को यहाँ पे ऑल्टर करना पड़ेगा एसआर पास करके, एंड देन उसके बाद में कंपनी है वो 10 से ज़्यादा अपॉइंट कर पाएगी। और फिर अगर 15 से भी ज़्यादा करना है तो उसके लिए अलग से एसआर पास करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स के कुछ एक्सेप्शंस हैं। फर्स्ट, तो जो मिनिमम डायरेक्टर की लिमिट है वो किस पर अप्लाई नहीं होती है, सेक्शन 8 कंपनीज पे। ठीक है। तो सेक्शन 8 कंपनीज के अंदर मिनिमम डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट पूरी होना जरूरी नहीं है। इसके साथ ही मैक्सिमम डायरेक्टर की जो लिमिट है वो भी सेक्शन 8 कंपनीज पर अप्लाई नहीं होती है। मतलब अगर सेक्शन 8 कंपनीज को 15 से ज़्यादा डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं तो विदाउट पासिंग एसआरबी यहाँ पर अपॉइंट कर सकती है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट कंपनीज है उन पर भी मैक्सिमम डायरेक्टर की लिमिट है वो एप्लीकेबल नहीं होती है। तो इसके साथ ही हमारा ये सेक्शन कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हमने देखा मिनिमम और मैक्सिमम डायरेक्टर कितने होने जरूरी है किसी भी कंपनी के अंदर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेक्शन नहीं है, बेसिकली ये सेकंड प्रोवाइजो है सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 का, जो बोलता है विमेन डायरेक्टर के बारे में। तो ये सेक्शन क्या बोलती है, ये बोलती है एटलीस्ट 1 विमेन डायरेक्टर इन एवरी लिस्टेड कंपनी। हर एक लिस्टेड कंपनी के अंदर सबसे पहले तो ये बोलता है एटलीस्ट 1 विमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। ठीक है। विमेन डायरेक्टर एक होना जरूरी है, और कौन कौन सी कंपनीज में, तो ये बोलता है इन एवरी लिस्टेड कंपनी एंड एवरी अदर पब्लिक कंपनी हैविंग द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 100 करोड़ रुपीज और मोर और टर्नओवर 300 करोड़ और मोर। तो ये क्या बोलता है, हर एक लिस्टेड कंपनी में तो विमेन डायरेक्टर एक होना जरूरी है ही, लेकिन इसके अलावा जो पब्लिक कंपनी है, मतलब जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, अगर उनकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ रुपीज और मोर है, या फिर उनका जो टर्नओवर है वो 300 करोड़ रुपीज और मोर है, तो उस केस में वहां पर विमेन डायरेक्टर का होना जरूरी है।
यहाँ पर ये जो 100 करोड़ एंड 300 करोड़ की लिमिट है वो एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से देखी जाएगी। मतलब जो भी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी लास्ट डेट को अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है 100 करोड़ पेड अप कैपिटल वाली एंड टर्नओवर 300 करोड़ रुपीस और मोर वाली, देन उस केस में वहां पर विमेन डायरेक्टर का होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांजिशन पीरियड की। तो यहाँ पर विमेन डायरेक्टर के केस के अंदर ट्रांजिशन पीरियड है 1 ईयर का। ट्रांजिशन पीरियड का मतलब क्या है, जब ये सेक्शन नया नया आया था तो उस टाइम पे जो एग्जिस्टिंग कंपनीज थी जो बहुत पहले से चली आ रही है सेक्शन आने के, तो उनको 1 ईयर का ट्रांजिशन पीरियड प्रोवाइड किया गया। मतलब सेक्शन आने के 1 ईयर तक वो एक विमेन डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। मतलब सेक्शन आते ही हाथों हाथ उन्हें अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है, उनको ट्रांजिशन पीरियड दिया गया 1 ईयर का। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट है न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। मतलब कि जो भी नई कंपनीज इनकॉर्पोरेट हुई इस सेक्शन के आने के बाद उनको विद इन 6 मंथ में फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1 विमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना जरूरी है। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा ये सेक्शन भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सॉरी, यहाँ पर एक पॉइंट रह गया इसमें, इंटरमीडिएट वैकेंसी। इंटरमीडिएट वैकेंसी क्या होता है कि अगर कोई कंपनी के फाइनेंशियल ईयर के बीच के अंदर या फिर मतलब स्टार्टिंग के अंदर तो उनके पास में एक विमेन डायरेक्टर थी, लेकिन फाइनेंशियल ईयर के बीच में अगर इंटरमीडिएट वैकेंसी हो जाती है, मतलब विमेन डायरेक्टर या तो छोड़ के चली जाती है या फिर अदर किसी केस में जैसे डेथ हो जाने पे या इनकेपेबल हो जाने पर अगर उसकी इंटरमीडिएट वैकेंसी होती है, देन उस वैकेंसी को कब तक फिल करना पड़ेगा। तो ये बोलता है कि जब भी वैकेंसी हुई जिस भी डेट से, उसके बाद में जो इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग होगी और 3 मंथ्स विच एवर इज लेटर तक यहाँ पर एक विमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि जब भी वैकेंसी हुई उस विमेन डायरेक्टर की, उसके बाद में जस्ट जो इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग आती है और 3 मंथ्स कंप्लीट होते हैं, इन दोनों में से बाद में जो इवेंट होगा वहां तक एक विमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना जरूरी है। ठीक है, तो मान लो अगर जनवरी के अंदर यहाँ पर विमेन डायरेक्टर की वैकेंसी होती है और मार्च में अगर यहाँ पर मान लो 1 जनवरी को यहाँ पे वैकेंसी हो रही है, ठीक है, एंड यहाँ पर जो बोर्ड मीटिंग है वो मार्च में जाके हो रही है। ठीक है, तो जनवरी से फरवरी मार्च अप्रैल में यहाँ पे 3 मंथ कंप्लीट हो रहे हैं। तो विच एवर इज लेटर हमें देखना है, तो मार्च में भले ही यहाँ पर बोर्ड मीटिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पर अप्रैल तक जो 3 मंथ्स कंप्लीट होने की डेट है, तो विच एवर इज लेटर हमें लेना है, तो अप्रैल तक यहाँ पर विमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आता है रेजिडेंट डायरेक्टर। सबसे पहले तो रेजिडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, तो फ्रेंड्स अगर सारे ही जो डायरेक्टर है वो नॉन रेजिडेंट डायरेक्टर होंगे तो उस केस में अगर कंपनी कुछ फ्रॉड कर लेती है या फिर कुछ भी गलत काम करती है तो उस केस में हमें लाइबल ठहराने के लिए कोई ना कोई डायरेक्टर यहाँ पर इंडिया में होना चाहिए। इस पर्पज से ये सेक्शन बेसिकली लाया गया था। तो रेजिडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट के बारे में क्या बोलता है, एवरी कंपनी शैल बी at least 1 director who has stayed in India for a total period of not less than 182 days in the current financial year। मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर, फॉर एग्जांपल हम 1920 की बात कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर यहाँ पर उस साल के अंदर कम से कम एक डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए हर एक कंपनी में। एवरी कंपनी लिखा हुआ है यहाँ पे, एवरी कंपनी में एक डायरेक्टर कम से कम ऐसा होना चाहिए जो कम से कम 182 डेज इंडिया में स्टे जिसने किया हो फॉर अ टोटल पीरियड। मतलब जितने भी दिन उसने करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर इंडिया में स्टे किया वो पीरियड 182 डेज से कम का नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट ये बोलता है न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी के केस के अंदर ये जो कंडीशन है वो प्रोपोर्शनली अप्लाई होगी। मतलब क्या है कहने का, मान लो ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2021 एंड जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है वो इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर हुई है। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है मान लो कि 6 मंथ बाद इनकॉर्पोरेशन हुआ है फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के, तो ये पॉसिबल नहीं है अगर कि जो रेजिडेंट डायरेक्टर है वो 182 डेज है वो इंडिया में स्टे कर पाए, तो उस केस के अंदर जो ये लिमिट है वो प्रोपोर्शनेट हो जाएगी। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने 6 मंथ हुए हैं इनकॉर्पोरेशन को, तो ये जो 182 डेज की लिमिट है इसको भी हम क्या करेंगे 50% कर देंगे। मतलब 182 डेज का 50% यहाँ पर हो गया 91, तो 91 डेज हमें यहाँ पे काउंट करने होंगे। आई होप आपको ये प्रोविजन समझ में आया होगा। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ कि हर एक कंपनी में एक ऐसा डायरेक्टर कम से कम ऐसा होना चाहिए जो करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर
82 डेज एटलीस्ट इंडिया में स्टे करता है। लेकिन अगर कंपनी के इनकॉर्पोरेशन इसी साल में हुआ है तो जो जितना टाइम हुआ है इसको इनकॉर्पोरेट हुए हुए उसके हिसाब से हम ये लिमिट है उसको प्रपोर्शनेट कर देंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट आता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। वैसे तो ये सेक्शन बहुत बड़ी है लेकिन आज हम इसके सिर्फ लिमिट्स देखेंगे एंड किन कंपनीज के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करना जरूरी है वो यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है। तो सेक्शन 149 सब सेक्शन 4 क्या बोलता है? एवरी लिस्टेड कंपनी 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। हर एक लिस्टेड कंपनी के अंदर जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, मान लो यहाँ पे 6 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है तो उसका 1/3 कितना हो गया 2, तो 2 कम से कम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। अब अगर ये 1/3 का जो फिगर है वो पॉइंट्स में आ रहा है तो उसको हमें अपर राउंड ऑफ करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा ये बोलता है अदर पब्लिक कंपनी हैविंग द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ रुपीज और मोर और टर्नओवर ऑफ 100 करोड़ रुपीज और मोर और एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन बोरोइंग्स डिबेंचर डिपॉजिट्स आर 50 करोड़ रुपीज और मोर, देन वहां पर एटलीस्ट 2 डायरेक्टर है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। यहाँ पर आप इसके बीच में और मेंशन कर लेना, मतलब या तो उसके पास में 10 करोड़ और मोर की पेड अप शेयर कैपिटल होनी चाहिए या फिर उसका टर्नओवर 100 करोड़ रुपीज और मोर होना चाहिए, या फिर जो एग्रीगेट देखना है आपको लोन बोरोइंग्स डिबेंचर डिपॉजिट्स ये सब मिला करके अगर एग्रीगेट 50 करोड़ रुपीज और मोर है तो उस केस के अंदर उस पब्लिक कंपनी को यहाँ पर एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये प्रोविजन समझ में आया होगा। यहाँ पर 2 कंडीशन दी गई है, एक तो लिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए और एक अदर पब्लिक कंपनी, मतलब कि यहाँ पे अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के केस के अंदर अलग अलग कंडीशंस दी गई है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस सेक्शन के एक्सेप्शंस, मतलब ऐसी अनलिस्टेड कंपनी जो कि जॉइंट वेंचर में है किसी और कंपनी के या फिर होली ऑन सब्सिडरी है। यहाँ पर होली ऑन बोला है, यहाँ पे 100% शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। तो मतलब अगर जो पेरेंट कंपनी है उसके पास में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो होली ऑन सब्सिडरी को यहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कंडीशन सेटिस्फाइड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट जो डोरमेंट कंपनी है अंडर सेक्शन 455 ऑफ द एक्ट, तो उसको भी यहाँ पर एक्सेप्शन में रखा गया है। तो ये 3 एक्सेप्शन आपको इस सेक्शन के याद रखने हैं। इन कंपनीज को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो मिनिमम नंबर एक्ट के अंदर दिए गए हैं वो। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट वैकेंसी। तो इंटरमीडिएट वैकेंसी के केस के अंदर सेम एज विमेन डायरेक्टर, मतलब जिस दिन जो विमेन डायरेक्टर की हमने रीड की थी कि मतलब जिस दिन वैकेंसी हुई उसके बाद में नेक्स्ट जो इमीडिएट बोर्ड मीटिंग होगी और 3 मंथ विच एवर इज लेटर तक वो जो वैकेंसी है उसको फुलफिल करना पड़ेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना एंड मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसा लगा। आपके कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी मेरे अपकमिंग वीडियोस को बनाने में। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको कोई भी सेक्शन है जिसमें डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो एंड अगर इस लेक्चर के रिगार्डिंग भी कुछ आपके डाउट्स है तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। तो स्टे पॉजिटिव, ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ, ऑल द बेस्ट।